Hello, students. Welcome back. I am CA Pramod Patipati, and you are watching CA Final FR reporting classes, financial reporting classes. So, आज we are going to continue, or that is impairment of the asset, that is Ind AS 36. Already मैंने 3 lectures रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाला है, जिसमें हमने डिटेल समझा है इंडिविजुअल असेट के इम्पेयरमेंट रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस देन आगे जो कंसेप्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स टेक अस अ रिकैप कि क्या क्या हमने पढ़े हैं। ऑलरेडी हमने क्या क्या पढ़े सर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था? इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। क्या है इम्पेयरमेंट ऑफ असेट? कब होता है सर इम्पेयरमेंट ऑफ असेट? जब कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट, राइट? कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कैसे कंप्यूट करते हैं सर हम? फेयर वैल्यू और लेस कॉस्ट टू सेल, लेस कॉस्ट सेल और कॉस्ट टू डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज। ठीक है, वैल्यू इन यूज, विच एवर इज हायर लेते हैं सर। ओके, वैल्यू इन यूज कैसे निकलता है? जो भी कैश फ्लो है, जो भी कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट करके, डिस्काउंटेड टू पीवी, बराबर ना? यही करते हैं हम। ठीक है, जब कैरिंग अमाउंट मेरा ज्यादा है देन रिकवरेबल अमाउंट, हमारा इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज क्यों करते हैं सर, यानी इम्पेयरमेंट कैसे टेस्ट करते हैं? व्हाट आर द इंडिकेशंस? तो यहाँ पे दो तरह के इंडिकेशन है सर। एक्सटर्नल इंडिकेशन है, एक्सटर्नल इंडिकेशन, और एक होता है इंटरनल इंडिकेशन। ठीक है, एक्सटर्नल इंडिकेशन और इंटरनल इंडिकेशन, ये दोनों, ये इंडिकेशन यानी कोई भी ऐसा चीजें हुआ जहां पे मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि आई हैव टू टेस्ट माय इम्पेयरमेंट ऑफ माय एसेट, तो फिर उस केस में इम्पेयरमेंट करूंगा। अगर इम्पेयरमेंट हुआ यानी इम्पेयरमेंट है, दैट इज कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट, उस केस में मैं इम्पेयरमेंट रिकग्नाइज कर दूंगा, यानी इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करूंगा। कैसे रिकग्नाइज करूंगा सर? क्या करूंगा? मेरे जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको रिकग्नाइज कर दूंगा, और इन फ्यूचर जो भी मेरा रिवाइज्ड असेट का वैल्यू है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है, वो कैरिंग अमाउंट के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, राइट? अगर इम्पेयरमेंट असेट का फर्स्ट ईयर में, समझो फर्स्ट ईयर में मेरा इम्पेयरमेंट लॉस था, इम्पेयरमेंट लॉस था, राइट? और सेकेंड ईयर में मेरा रिकवरेबल अमाउंट, मेरा क्या है, रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव हो गया, राइट? इंप्रूव हो गया, मतलब फर्स्ट ईयर में इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज किया, सेकंड ईयर में मेरा इम्पेयरमेंट, सॉरी, रिकवरेबल अमाउंट जो है ना वो इंक्रीज, इंप्रूव हो गया। अब रिकवरेबल अमाउंट जब इंप्रूव हुआ तो यहाँ पे मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, मुझे टेस्ट करना पड़ेगा इम्पेयरमेंट का, अगर इम्पेयरमेंट लॉस है या नहीं है। इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है बट मेरा रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो फिर यहाँ पे जो मैंने इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज किया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा सर। क्या करना पड़ेगा? मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्सल कितना तक होगा? रिवर्सल कितना तक होगा? कैरिंग अमाउंट जो एग्जिस्टिंग है, कैरिंग अमाउंट जो एग्जिस्टिंग है, और और कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट हैड बीन रिकग्नाइज्ड, राइट? अगर इम्पेयरमेंट करते ही नहीं तो फिर मेरा कैरिंग अमाउंट क्या होता? कैरिंग अमाउंट क्या होता? वो लेंगे और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस हम मैक्सिमम रिवर्सल ले लेते हैं, यानी मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड इन दोनों का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, इतना पढ़े थे हम सर। उसके बाद एक वैल्यू इन यूज का जो है ना, वैल्यू इन यूज का देखा था कि इफ इन केस कैश फ्लोज आर नॉट प्रोबेबल, प्रोबेबल इन द सेंस आई एम नॉट श्योर व्हाट विल बी द कैश फ्लोज इन फ्यूचर, बट मैं एक परसेंटेज लगा सकता हूँ कि इस ईयर में 70% कमा सकता हूँ, सेकेंड ईयर में इतना परसेंट कमा सकता हूँ। तो वो जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है उसको अप्लाई करके मैं क्या करूंगा, कैश फ्लो एस्टिमेट कर सकता हूँ, राइट? देन सेकेंड चीज, जो कैश फ्लोस है वो अप टू 5 इयर्स हम एस्टिमेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते, बट इन क्वेश्चन में अगर 5 इयर्स से ज्यादा दिया है वी हैव टू कंसिडर दैट। ठीक है, क्वेश्चन में 5 इयर्स से ज्यादा दिया तो कंसिडर करना पड़ेगा। अगर इन प्रैक्टिकल सिनेरियोस में अप टू 5 इयर्स ही एस्टिमेट कर सकते हैं। क्यों? ड्यू टू लॉन्ग टर्म एस्टिमेशन रिस्क जो है ना, उसकी वजह से 5 अप टू 5 इयर्स हम एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट? और क्या था? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे और जो भी कैश फ्लो होगा क्या होगा, ये प्री टैक्स होगा। ये सारी चीजें हमने लास्ट 3 लेक्चर में रिवाइज किया था। यस नो? याद आ गया सब कुछ? Yes, हम्म।
और एक इंपॉर्टेंट चीज था ये अपना फॉरेन, इस वाला फॉरेन करेंसी वाला। अगर कोई भी एसेट आउटसाइड इंडिया है और उसका इस कैश फ्लो एस्टिमेट कर रहे हैं इन फॉरेन करेंसी, तो हम क्या करेंगे, वो फॉरेन करेंसी में क्या करेंगे, कैश फ्लो एस्टिमेट करेंगे और उसको डिस्काउंट करेंगे वो रेट से ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। जो कंट्री है, जो कंट्री है वो कंट्री का जो डिस्काउंट रेट है उसी डिस्काउंट रेट से हम कैश फ्लो को डिस्काउंट करेंगे, फिर कन्वर्ट करेंगे इनटू इंडियन करेंसी ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट। जो दिन इम्पेयरमेंट का टेस्ट कर रहे हैं हम या इम्पेयरमेंट कैलकुलेशन कर रहे हैं उस डेट में कौन सा रेट चल रहा है, वो रेट के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्या, किसको, फॉरेन करेंसी को। ठीक है। चलो, ये सब हमने किया था लास्ट लेक्चर में। अभी अपन समझते हैं क्यों, क्या समझते हैं सर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। क्या समझेंगे, सिंपल सा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। क्या है सर, मैंने एक असेट परचेस किया, उसको बिजनेस में यूज करते आ रहा हूँ, अब मुझे उसका फेयर वैल्यू पता करना है। कैसे पता करूंगा, तो मेरा जो असेट है वो लेके जाऊंगा और मार्केट में देखूंगा इसका कोई भी सेकंड हैंड मार्केट अवेलेबल है क्या। सेकंड हैंड मार्केट अवेलेबल है क्या देखूंगा, अगर सेकंड हैंड मार्केट अवेलेबल है तो वहां पे उसका रेट क्या चल रहा है वो देखूंगा, राइट। वो रेट देखूंगा और वो रेट मेरा क्या रहेगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, राइट। वही होगा ना मेरा फेयर वैल्यू। सेकेंड हैंड मार्केट अवेलेबल होगा, अगर इनकेस समझो मेरे पास सेकेंड हैंड मार्केट अवेलेबल है ही नहीं, यानी क्या, मैं ट्राई किया मेरे एसेट को बेचने, लेकिन उसका सेकेंड हैंड मार्केट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जब सेकेंड हैंड मार्केट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो मेरा वैल्यू इन यूज था, जो मेरा वैल्यू इन यूज है वही मेरा रिकवरेबल अमाउंट कंसिडर करा जाएगा। समझा क्या बोला। हम्म। क्या है सर, कैसे देखूंगा, सबसे पहले मुझे फेयर वैल्यू मुझे पता करना है। कैसे पता करूंगा, सबसे पहले देखूंगा कि मार्केट में मेरे जो असेट है, असेट कौन सा ले लूं, ये कैलकुलेटर समझ लो, फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर। अब ये कैलकुलेटर का मैं सेकेंड हैंड मार्केट में देख लूंगा। ठीक है, अगर सेकेंड हैंड मार्केट में इसका रेट अवेलेबल है या बिक रहा है, तो जो भी इसका प्राइस बिक रहा है सेकेंड हैंड मार्केट में वो मेरा फेयर वैल्यू रहेगा। ठीक है, अगर इनकेस ये सेकेंड हैंड मार्केट अवेलेबल नहीं होगा तो इसका सिमिलर टू ट्रांजेक्शन देखेगा, यानी क्या, कि इसका सिमिलर सिमिलर कैलकुलेटर कौन सा है, सिमिलर कैलकुलेटर कौन सा है और वो सिमिलर कैलकुलेटर का जो प्राइस है मार्केट में चल रहा है वो देख लूंगा, वो अवेलेबल है क्या नहीं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर उस केस में जो मेरा वैल्यू इन यूज है उसी को मेरा रिकवरेबल अमाउंट मानेगा। ठीक है, मैं उसकी उसी को मेरा रिकवरेबल अमाउंट मानेगा। तो फर्स्ट फर्स्ट क्या करूंगा यहाँ पे, फर्स्ट मेरा सेकेंड हैंड मार्केट में देखूंगा कि यहाँ पे सेकेंड हैंड मार्केट में कुछ ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है इसका। जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, अगर एक्स अमाउंट में बिक रहा है वही मेरा फेयर वैल्यू है, या नेट फेयर वैल्यू आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल द एक्सपेंसेस। हाँ, आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल द एक्सपेंसेस, कमीशन ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ। नहीं है तो सिमिलर ट्रांजैक्शन चेक करूंगा, सिमिलर ट्रांजैक्शन इन द मार्केट, सिमिलर मार्केट इन द सिमिलर ट्रांजैक्शन। तो अगर सिमिलर ट्रांजैक्शन है तो वही इसका अवेलेबल है, तो वही मेरा क्या होगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। ठीक है, या नेट फेयर वैल्यू। अगर दोनों भी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, दोनों भी रेडीली अवेलेबल नहीं है और मेरा जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट ही नहीं है, मार्केट इन द सेंस मेरे मार्केट में बिकने वाला ही नहीं है, तो फिर उस केस में क्या करूंगा, जो मेरा वैल्यू इन यूज है वही मेरा रिकवरेबल अमाउंट कंसिडर करूंगा। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे हम, अभी तक हमारा रिकवरेबल अमाउंट क्या कर रहे थे कंसिडर, रिकवरेबल अमाउंट वुड बी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो भी बेनिफिशियल होगा मुझे, जो भी बेनिफिशियल होगा वही कंसिडर करूंगा ना, तो इन दोनों में से जो बेनिफिशियल है वो लूंगा, उसके लिए हायर, राइट। फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज तो पता होता है, वाई, बिकॉज ये हम
खुद बिजनेस में एस्टिमेट करते हैं, राइट। अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो विच एवर इज हायर लेंगे, अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर वैल्यू इन यूज कंसिडर कर लेंगे। देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेयर वैल्यू, वी शुड कंसिडर नेट फेयर वैल्यू व्हाइल कंप्यूटिंग रिकवरेबल अमाउंट। वही करते हैं ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल द एसेट, यानी जो भी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है अपने को सेल करने का, वो कॉस्ट को लेस कर देंगे तो फिर मेरा क्या है, नेट फेयर वैल्यू आएगा। फिर उसके बाद कैसे कंसिडर करेंगे सर, रीसेंट ट्रांजेक्शन इन द मार्केट देखूंगा कि उस पर्टिकुलर असेट का कोई भी अभी रिसेंटली ट्रांजेक्शन हुआ, तो हुआ है तो वेल एंड गुड, मुझे प्राइस मिल जाएगा सिंपली। अगर नहीं हुआ है तो फिर सेकंड हैंड मार्केट चेक करो, एक्टिव सेकंड हैंड मार्केट। अगर एक्टिव सेकंड मार्केट भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आगे देखना पड़ेगा। इफ फेयर वैल्यू कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू एनी रीजन तो फिर वैल्यू इन यूज शुड बी कंसिडर रिकवरेबल अमाउंट। इसका एग्जांपल दूं मुझे फेयर वैल्यू का, कभी फ्लैट का पता है ना, फ्लैट, फ्लैट मतलब घर, ठीक है। फ्लैट का जो है ना, बहुत सारे फ्लैट रहते हैं सराउंडिंग में। हम्म, समझो एक पुणे में फ्लैट है, ये कौन सा है सर, सेकंड हैंड, सेकंड हैंड फ्लैट है, ठीक है। सेकंड हैंड फ्लैट है, पुणे में है। अब सबसे पहले तो इसका जो न्यू फ्लैट है और जो सेकंड हैंड फ्लैट है इसको तो कंपैरिजन कर नहीं सकता हो, राइट। क्यों, न्यू वाला तो अलग रहेगा, वो अभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये ऑलरेडी ओल्ड है, 10 साल पुराना है। तो मुझे इसका जो है ना, इसका मुझे फेयर वैल्यू जानना है, इसका मुझे फेयर वैल्यू जानना है। कैसे जानूंगा सर, इसका मुझे फेयर वैल्यू जानना है। सबसे पहले रिसेंटली ट्रांजेक्शन देख लो, मार्केट में क्या हो रहा है, यानी क्या सिमिलर टाइप ऑफ फ्लैट जो है, सिमिलर टाइप ऑफ फ्लैट है जो 1000 स्क्वायर फीट का है, जो 1000 स्क्वायर फीट का है और सिमिलर टाइप ऑफ फ्लैट है, क्या ये फ्लैट ऐसा कुछ बिका है क्या रिसेंट ट्रांजेक्शन में। अगर ऐसा बिका हुआ है, यानी सेल किया हुआ है इन रिसेंट टाइम्स, तो फिर उसको कंसिडर कर लो। उसको समझो 1 करोड़ का सेल किया है तो फिर उसको कंसिडर कर लो। अदरवाइज इसका मैं क्या करूंगा, सेकेंड हैंड एक्टिव मार्केट देखूंगा, एक्टिव मार्केट। एक्टिव मार्केट कैसे पता चलेगा सर, ये जो है ना क्या बोलते हैं, नो ब्रोकरेज, फिर उसके बाद 99 एकर्स, ये ब्रोकर का एप्स है। इसमें पता चल जाता है कि इसका वैल्यू कितना है, इसका मार्केट वैल्यू कितना है, तो फिर वहां से हम मार्केट में वैल्यू उठा लेंगे, फेयर वैल्यू। ठीक है, एनी डाउट तो बताओ, समझा। हमने एक एक चीज देखा है, हेलो। हम्म, हमने एक एक चीज देखा है क्या सर, इम्पेयरमेंट देखा था, इम्पेयरमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स है उसमें देखा था कि क्या रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, कैरिंग अमाउंट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखा, इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स कैसे करते हैं वो देखा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटीग्रेशन देखा। ये सारी चीजें इंडिविजुअल असेट का है। सिमिलर चीजें मुझे कैश जनरेटिंग यूनिट जो है ना, उसको भी लगेगा, बट कैश जनरेटिंग यूनिट बाद में चालू करेंगे। इंडिविजुअल असेट का इतना पार्ट था कि सर कैसा हम इम्पेयरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम इम्पेयरमेंट कर सकते हैं। आ जाओ इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, विल सॉल्व क्वेश्चंस, हाँ, क्वेश्चंस क्वेश्चंस। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12, रीड दिस क्वेश्चन। ओके सर। डन सर। डन, चलो सॉल्व करें। क्या है क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स of an asset, find out the impairment loss and its treatment of impairment loss, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, दो चीजें, एक इम्पेयरमेंट लॉस, देन सेकंड करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ एसेट पता है क्या, यस, यूजफुल लाइफ है 10 years, सैल्वेज वैल्यू इज निल, मेरा करंट कैरिंग वैल्यू है 27.30,
ठीक है। लाइक रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 3 इयर्स। यानी क्या, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो फिर 7 इयर्स खत्म हो गए ना। 7 इयर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो उसके लिए ना रिमेनिंग 3 लाइफ बचा है। रिकवरेबल अमाउंट दे दिया है यहाँ पे, कितना है रिकवरेबल अमाउंट? 12। और अपवर्ड रिवैल्यूएशन मुझे 14 लाख दिया है। ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे करें क्या, यहाँ पे करें? रफ में यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहले। सबसे पहले पहले चीज, सबसे पहले मेरे पास कैरिंग अमाउंट है क्या? बताओ, कैरिंग अमाउंट है क्या? है सर, 27.30। ओके। देन सेकेंड, मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट है क्या? रिकवरेबल अमाउंट है 12 लाख। हम्म। अब कैरिंग अमाउंट दिया है और रिकवरेबल अमाउंट दिया है और बोल रहे हैं कि 3 साल बचा है। तो फिर यहाँ पे अजम्पशन क्या लगाएंगे कि जो भी ईयर है उसी ईयर का मेरा कैरिंग अमाउंट है, उसी ईयर का मेरा रिकवरेबल अमाउंट है। राइट। तो फिर यहाँ पे मेरा इम्पेयरमेंट लॉस निकल जाएगा क्या, बताओ? इम्पेयरमेंट लॉस निकलेगा कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, बराबर ना? मेरे बुक्स में कितना दिख रहा है? Yes. 27.30। मेरा रिकवरेबल कितना है? 12। तो फिर यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है ना, क्योंकि बुक्स में ज्यादा है और मेरा जो ये रिकवरेबल अमाउंट है वो कम है। जो रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो जो भी डिफरेंस रहेगा मेरा क्या रहेगा? इम्पेयरमेंट लॉस। तो यहाँ पे 27.30 -12 कितना आ गया? 15.30, राइट। मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 15.30। ठीक है। यहाँ तक समझा? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्या क्या? हेलो। देन उसके बाद मेरे पास Yes, sir. रिवैल्यूएशन बचा है। रिवैल्यूएशन, अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, याद है क्या? कि अगर मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व है, यानी क्या, मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर जो भी मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है तो उसको कैसा करूंगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करूंगा। और बचा हुआ जो भी वैल्यू है, बचा हुआ जो भी वैल्यू है उसको क्या करूंगा? पीएनएल में एडजस्ट करूंगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व है कितना? 14। और मेरा इम्पेयरमेंट लॉस कितना है? 15.30। तो बताओ, तो बताओ यहाँ पे मेरा पीएनएल में कितना ट्रांसफर करेगा? इम्पेयरमेंट लॉस को रिकग्नाइज कैसे करेंगे हम? यहाँ पे 15.30 में माइनस 15.30, तो मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में 14 लाख करूंगा। और बचा हुआ जो है ना 1.30 मेरा पीएनएल में जाएगा। 1.30 कहाँ पे जाएगा? पीएनएल में जाएगा, राइट। समझा? Yes, sir. आ जाओ, इसको फिर में सॉल्व करते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो ये इशू दे रहा है, वहीं पर बता देता हूँ मैं। ये पर समझ समझ में आ गया ना ये वाला पार्ट, कि कैसे कंप्यूट करना है? इसका जर्नल Yes. एंट्री क्या होगा बताओ? जर्नल एंट्री, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट। कितना होगा इम्पेयरमेंट लॉस मेरा? 15.30 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना? 14 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 1.30। ये मेरा होगा जर्नल एंट्री। ठीक है।
यहाँ पे कोई भी डाउट तो आ जाओ, तुमको जो है ना एक्चुअल आंसर है वो बताता हूँ। ये रहा, ये कुछ ये लिखा है कि अगर इम्पेयरमेंट लॉस, मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इम्पेयरमेंट लॉस को एडजस्ट करूंगा अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन रिजर्व, एंड उसके बाद उसको पीएनएल में, बचा हुआ पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। ठीक है। मेरा कैरिंग अमाउंट था 12.3 लेस रिकवरेबल अमाउंट, तो फिर यहाँ पे मेरा आ गया इम्पेयरमेंट लॉस। पहला इम्पेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व को मैं एडजस्ट किया, उसके बाद पीएनएल में आ गया, और इसका जर्नल एंट्री ये रहा। एक मिनट, ये जर्नल एंट्री गलत प्रिंट हो गया है, गलत हुआ है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री ये होगा, ये होगा जर्नल एंट्री। सॉरी, पहले तो असेट को रिकग्नाइज करूंगा ना, पहले असेट को करूंगा, सबसे पहले असेट को 15.30, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रांसफर करूंगा किसको, पीएनएल में और रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना होगा 14, पीएनएल होगा 1.30 टू इम्पेयरमेंट लॉस। सॉरी, हाँ, मेरे से गलती हुआ था। पहले हम क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस असेट रिकग्नाइज करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस टू असेट, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में ना, उसके बाद करेंगे ना। तो फर्स्ट एंट्री ये होगा और सेकेंड एंट्री ये होगा। ठीक है। डाउट है कोई यहाँ पे? थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से। हम्म। बच गया। हाँ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, देख लो क्वेश्चन नंबर 13। डन सर। डन। सॉल्व कर पाओगे? यस। बताओ क्या है यस। क्वेश्चन। Venus Limited has an asset which is carried at balance sheet date कितना 500, as at the date value in use is 400 lakhs and the fair value less cost to disposal is 375 lakhs. Remaining useful life 4 साल है and residual value is nil. From the above data calculate impairment loss and prepare necessary journal entries. तो बताओ सबसे पहले मेरे पास क्या है, कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट है क्या, यस। और फिर उसके बाद मेरा रिकवरेबल अमाउंट भी होगा। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे पेज ऐड करता हूँ मैं। चलो आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13। मेरे पास कैरिंग अमाउंट है क्या? यस सर। यस। कितना है कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट है मेरा 500, 500 लैक्स। ओके। देन उसके बाद मेरे पास क्या है, वैल्यू इन यूज है 400, वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट 400 लैक्स। ठीक है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है क्या, कितना है 375 लैक्स, रुपीज 375 लैक्स। और मेरा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4 इयर्स है। और कुछ दिया है कि क्वेश्चन में? नहीं, डायरेक्टली हम चेक करेंगे कि इसका इम्पेयरमेंट लॉस है क्या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे सर? इम्पेयरमेंट लॉस कब होगा, जब मेरा कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट। तो फिर सबसे पहला मैं कंप्यूट करूंगा रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या रहेगा, ए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कितना है
3,75,000 और वैल्यू इन यूज, और वैल्यू इन यूज इसका कितना है? 400। विच एवर इज हायर लूंगा ना, विच एवर इज हायर लूंगा तो मेरा Yes. रिकवरेबल अमाउंट इज 400 lakhs। देन नेक्स्ट कम्स मेरा कैरिंग अमाउंट पता है मुझे। यस सर पता है। कितना है कैरिंग अमाउंट? ₹500। थर्ड मेरा आ जाएगा यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस, आ जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा? 500 लाख माइनस ₹400 लाख, कितना आएगा? ₹100 लाख का मेरा इम्पेयरमेंट लॉस। तो इसका जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। क्या है जर्नल एंट्री बताओ? क्या होगा? सबसे पहला एसेट को चार्ज करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट। अब असेट पता है क्या क्या है? नहीं पता कौन सा असेट है। 100 lakhs 100। ठीक है। सेकेंड क्या करेंगे, इसको पीएनएल में चार्ज कर देंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट 100 लाख 100 लाख। ठीक है, डन। समझा क्या क्या? Yes. सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। और उसके ऊपर रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है ना। रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन, रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करेंगे सर? यहाँ पे मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना है? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट मेरा था, कैरिंग अमाउंट इनिशियली कैरिंग अमाउंट कितना था? ₹500। इनिशियली कितना था? ₹500 माइनस कर दूंगा इम्पेयरमेंट लॉस मेरा। ठीक है, माइनस कर दूंगा इम्पेयरमेंट लॉस तो मेरा आ जाएगा 400। ये मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हुआ। और इसका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पता है क्या मुझे? रिमेनिंग यूज लाइफ पता है? 4 ईयर, मतलब 4 ईयर्स है ना। 4 years. हाँ, 4 ईयर्स। तो बताओ कितना आएगा डिप्रिसिएशन? फोर ईयर्स, फिर मेरा डिप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 4। 4 ईयर्स इज इक्वल टू ₹100। ठीक है, कोई डाउट? इसको मैं वहां पे नोट पे जो है ना, वन नोट पे डाल के दे दूंगा। बस अभी वन नोट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो उसके लिए वहां पे सॉल्व नहीं कर रहा। चलो आगे बढ़े। हाँ जाओ, ये क्वेश्चन रीड कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एलडीआर भी लिखा है वहां पे साइड पे। क्वेश्चन रीड कर लो।
डन सर। डन। यस। चलो हम रीड करते हैं क्वेश्चन। PQR Limited is the company which has performed well in the past, but one of its major asset, an item of equipment suffered a significant and unexpected deterioration in performance. यानी क्या? Unexpected deterioration in performance यानी यहाँ पे ये एक indication है that we have to test impairment. ठीक है? Management expects to use the machine for further 4 years. 4 साल तक और यूज करेगा after 31st March X6, but at the reduced level. Okay, the equipment will be scrapped after 4 years. 4 साल के बाद scrap हो जाएगा equipment. The financial accountant for PQR has produced a set of cash flows projection for the equipment for the next 4 years. 4 साल तक हमें क्या दिया है? Cash flow दिया है. Ranging from optimistic to pessimistic, CFO thought that the projection were too conservative and he intended to use the highest figures each year. These were as follows. अच्छा, cash flows दिया है मुझे, ये thousands में है. बताओ ये किसके लिए यूज होगा? किसके लिए यूज होगा? वैल्यू इन यूज कंप्यूट करने के लिए. ओके. देन आगे बता रहा है क्या? द अबाउ कैश इनफ्लो शुड बी अज्यूम टू अकर ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर. यानी इसका मतलब क्या है कि लास्ट डे यानी एज ऑन 31st March X7. यहाँ पे मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है ना फर्स्ट ईयर से ही कंसिडर करूंगा. ठीक है? अगर ये यहाँ पे बोलता है कि फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्या बोलेगा? फर्स्ट डे करके, तो फिर मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ से 1 से कंसिडर करूंगा और फिर आगे मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आएंगे. ठीक है? अगर अभी लास्ट डे बोला है तो फिर फर्स्ट यहाँ से ही मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर चालू करूंगा. ठीक है? ये तो समझने वाली बात है, सिंपल है. प्री टैक्स डिस्काउंट रेट 9%. हम प्री टैक्स ही लेते हैं सर, राइट? प्री टैक्स ही लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू एंड यूज. द मशीन कुड हैव बीन सोल्ड एज ऑन 31st March X6 को हम बेच सकते थे कितना? 6 लाख में. एंड रिलेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस इन दिस रिगार्ड कुड हैव बीन रिगार्डेड एज 96,000. तो बताओ यहाँ पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल आ सकता है क्या? कंप्यूट कर सकते हो? बताओ कितना हो सकता है? 6 lakhs माइनस 96,000. तो मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना हो गया? 504,000. ओके. चलो आगे. द मशीन हैड बीन previously revalued, and at 31st March X6 an amount of 36,000 was held in revaluation surplus. यानी यहाँ पे मेरा revaluation surplus exist करता है. वो कितना है सर? 36,000 का exist कर रहा है. The carrying amount as on 31st March X6 was 6,60,000. मुझे कैरिंग अमाउंट पता है, वैल्यू इन यूज पता है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल पता है. ठीक है? अब ये तीनों पता है तो फिर मुझे क्या? वैल्यू इन रिकवरेबल अमाउंट मिल जाएगा. रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करके मैं क्या करूंगा? इम्पेयरमेंट लॉस है कि नहीं वो चेक कर लूंगा. Indian government has indicated that it may compensate the company for any loss in value asset up to its recoverable amount. Okay. Calculate the impairment loss, if any revised depreciation of the asset. Also suggest how impairment loss, if any way, would set off and how compensation from the government should be accounted. यहाँ पे सिर्फ सिंपली यहाँ पे क्या पूछा है हमें? फर्स्ट थिंग, इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करना, चेक करना है पहले. अगर इम्पेयरमेंट लॉस है तो रिकग्नाइज करो. रिकग्नाइज करने के बाद उसका रिवाइज डेप्रिसिएशन कंप्यूट करो. यहाँ पे गवर्नमेंट वाला कोई पार्ट है वो देख लेंगे कैसे करना है. गवर्नमेंट का जो है ना हम देखे थे ना यहाँ पे कहाँ पे देखना है? इंडेक्स 20 में देखना है गवर्नमेंट ग्रांट्स का. ठीक है? 2 मिनट का क्लास बचा है, एक न्यू सेशन क्रिएट करते हैं उसमें सॉल्व कर लेंगे. चलो यस। लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 13 था. क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है और LDR क्वेश्चन है. ये पक्का करके जाना, वो भी राइटिंग प्रैक्टिस है. हाँ? तो सबसे पहला मेरे पास कैरिंग अमाउंट है, वैल्यू इन यूज दिया है उन लोगों ने, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिया है, फिर उसके बाद और क्या दिया? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दिया है, सब कुछ. तो फिर सबसे पहले कैरिंग अमाउंट ले लेते हैं. मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है सर? कैरिंग अमाउंट इज ₹6,60,000. राइट? क्वेश्चन में दिया ही है. सेकेंड, मुझे क्या कंप्यूट करना है? मुझे कंप्यूट करना है कंप्यूटेशन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट. इसमें से सबसे पहले मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता है. फेयर वैल्यू लेस
दिया है। कितना दिया है? 6 lakhs माइनस ₹96,000। तो फिर कितना होता है बता? 5,04,000। राइट। फिर उसके बाद हम कंप्यूट करेंगे वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज के लिए मुझे कैश फ्लोज दिया है। X7 से दिया था ना? 31 मार्च। मुझे ईयर दिया है एज ऑन 31 मार्च। X7, देन 31 मार्च। X8, 31 मार्च। X9 और 31 मार्च। X10। ठीक है। फिर उसके बाद कैश फ्लोज। कैश फ्लोज क्या क्या दिया है सर? 2,76,000। फिर उसके बाद 1,92,000। फिर उसके बाद 1,20,000 और 11,400। ठीक है। मुझे जो है ना डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए मेरा डिस्काउंट रेट कितना दिया याद है क्या? @9% दिया था। कितना दिया था? 9%। अ, वो कैश फ्लोज जब दिए थे तो उसमें एक लाइन थी ना, लाइक कौन सा? सीएफओ इज कंसिडरिंग टू हैव एक मिनट, हाईएस्ट एक कैश फ्लो मिनट, समथिंग। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन देख लेते हैं ना। समझ गए तुम्हारा डाउट मुझे। हम्म, यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे द फाइनेंशियल अकाउंटेंट for PQR has produced a set of cash flow projection for the equipment for the next 4 years, ranging from pessimistic to optimistic to pessimistic। यानी क्या? जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट है उसने क्या एक रेंज ऑफ कैश फ्लोस लेके जाके किसके पास दिया है? CFO के पास दिया है। ठीक है। अब एक रेंज ऑफ कैश फ्लोस जब किसके पास दिया है? CFO। अब CFO ने फाइनलाइज किया है। CFO ने क्या फाइनलाइज किया है? CFO that projections were too conservative and he intend to use the highest figure each year. These were as follows। यानी क्या? जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट है वो ऑप्टिमिस्टिक से पेसिमिस्टिक यानी सबसे लोएस्ट कैश फ्लो से हाईएस्ट कैश फ्लो तक जितना भी बनता है कैश फ्लो वो लेके जाके एस्टिमेट किसके पास लगाए? CFO के पास। अब CFO क्या किया इसमें? इसने क्या किया? जो हाईएस्ट कैश फ्लो है ना वो कंसिडर किया। दीस आर दी हाईएस्ट कैश फ्लोस। दैट इज 2,76,000, 1,92,000, 1,20,000 और 1,14,000। बस सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है। और मुझे प्री टैक्स भी दिया है कितना? 9% के हिसाब से। डन समझा? यस सर। या फिर से बताओ? 9% के समझ हिसाब से 9% के हिसाब से मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स बताते चलो। और मैंने बताया था कि ICI अगर कुछ नहीं बोलता है क्वेश्चन में तो फिर कितना तक लेना है? अप टू 4 डिजिट्स। ठीक है। जो डेसिमल जो है ना अप टू 4 लेना है। 0.914, सॉरी 9,174। फिर उसके बाद 0.841, 8417। ठीक है। देन 7,722। देन आ गया 7,084। चलो डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना आएगा बताओ? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है? 253202। 1,92,000 इंटू 0.8417। 161606। 966। बताओ कितना आ रहा है टोटल? 253,202,161,606,92,664,80,758।
फाइव हम्म, 88,230। क्या ये सही है? कैलकुलेशन कैलकुलेशन देख लो एक बार। 230, ओके। 588230, ओके। तो मेरा वैल्यू इन यूज निकल गया सर। और मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकल गया। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? 5,04,000। और मेरा वैल्यू इन यूज लेके कितना है? 5,88,230। तो बताओ मेरा रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा? मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा बताओ? 588। 5,88,230। क्यों 5,88,230? बीइंग आया। बीइंग हायर ऑफ फेयर वैल्यू। ठीक है, मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ गया। कितना है सर कैरिंग अमाउंट? 66। और मेरा रिकवरेबल अमाउंट है 5,88,230। बताओ यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस होगा कि नहीं? हम्म। होगा। होगा। ओके। कितना होगा बताओ? इम्पेयरमेंट लॉस इज नथिंग बट कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट है मेरा 6,60,000 माइनस मेरा रिकवरेबल अमाउंट है 5,88,230। तो 66, 6,60,000 माइनस 5,88,230। मेरा यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस होगा 7,1770। राइट। 7,1770, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। फिर उसके बाद मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ जाएगा या इससे? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना होगा? 6,66,000 माइनस 7,1770। कितना आएगा? 5,88,230। बस। यहाँ तक समझा? कोई डाउट है यहाँ तक क्वेश्चन में? और क्या क्या पूछा है? चलो, हमने कैलकुलेट कर लिया इम्पेयरमेंट लॉस। हमें रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, वो कर लेंगे अभी। फिर उसके बाद ऑल्सो सजेस्ट हाउ इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी वुड सेट ऑफ एंड हाउ द गवर्नमेंट कंपनसेशन वुड बी कैरिड। ओके। मुझे रिवाइज डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है ना? बोलो रिवाइज डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करेंगे? ये तो पता है सर, 11th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं ना। 5,88,230। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है इसका? 4 इयर्स है ना? कहाँ से पता चला? क्वेश्चन में दिया कि अभी जो है ना मशीनरी विल बी यूज्ड फॉर 4 इयर्स करके। तो बताओ कितना आएगा? 5,88,230 डिवाइडेड बाय 1470। आप कम हो गई है। नहीं तो this क्या क्या? the book is not clear. It has reduced. नाउ Yes. क्या था? रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था। मेरे पास रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है। और यहाँ पे जो है ना 4 इयर्स का रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। कैसे पता चला? मुझे क्वेश्चन में दिया है कि मशीनरी विल बी यूज्ड फॉर 4 इयर्स करके। ठीक है, अप टू 4 इयर्स और यूज करने वाले हैं, उसके लिए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4 इयर्स है। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा उसके हिसाब से 5,88,230 डिवाइड बाई 4। ठीक। और क्या पूछा है क्वेश्चन में? एडजस्टमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। मेरा इम्पेयरमेंट लॉस कितना है बताओ? मेरा इम्पेयरमेंट लॉस कितना है?
7,70,000। यस। और मुझे क्वेश्चन में दिया है मेरे पास कहाँ क्या है। मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व है। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है? रिवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट कर रहा है ना? कितना है? रिवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अमाउंट इज 36,000। 36,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व है। तो फर्स्ट मेरा यहाँ पे जो ये ना, ये मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। 36,000। और जो भी बचा है उसको डालेंगे पीएनएल में। कितना होगा पीएनएल में? कैलकुलेशन बताओ। ₹35,577, ठीक है। ये मेरा इम्पेयरमेंट लॉस का क्या है एडजस्टमेंट। क्या ये चीज यहाँ तक समझ गया? कोई डाउट है बताओ। कितना है बराबर आया क्या? वन फोर सेवन जीरो नो फाइव सर। सिक्स क्या? नहीं समझा? नो समझ गया ना? डाउट्स। ओके। हाँ। इम्पेयरमेंट लॉस। एक्सेस जो है ना उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। यस। आ जाओ। एक चीज बचता है मेरा गवर्नमेंट कंपनसेशन का सर। व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनसेशन? जब भी हम इंडियस 20 के हिसाब से, इंडियस 20 के हिसाब से जब भी हमारा कुछ ये होगा, यानी कुछ असेट परचेस करेंगे या कुछ लॉसेस हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करता है? एक अमाउंट किसको देता है? कंपनी को, टू हेल्प दैट कंपनी। अब यहाँ पे इंडियस कितना, इंडियस 20 में बताया कि या तो इसको असेट में क्रेडिट कर सकते हो, यानी असेट से लेस कर दोगे, और दूसरा रिसिट। और ये कब रिकग्नाइज करेंगे हम? जब भी गवर्नमेंट से पैसा आएगा ना, गवर्नमेंट से जब पैसा आएगा तब रिकग्नाइज करूंगा। राइट। जब गवर्नमेंट से पैसा आएगा मेरे पास तब रिकग्नाइज करूंगा, अदरवाइज मैं रिकग्नाइज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का जो कंपनसेशन है वो वोलेटाइल रहता है, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, टाइम लगता है। राइट। जब भी आएगा समझो आज फॉर द ईयर एज ऑन 31 मार्च एक्स सिक्स में देख रहा हूं मैं कि मुझे नेक्स्ट ईयर मुझे गवर्नमेंट का पैसा आएगा। क्या ये श्योरिटी है कि नेक्स्ट ईयर ही पैसा आएगा? राइट। बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, वो रेगुलेशंस को पूरा कंप्लीट करके फिर पैसा आना इज अ डिफिकल्ट थिंग। तो उसके लिए हम जब पैसा आता है गवर्नमेंट से तब हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे क्या बोला है। एनी compensation by the government would be accounted for such when it becomes receivable। ठीक है। एट दिस टाइम द गवर्नमेंट हैज ओनली स्टार्टेड दैट इट मे रियम्बर्स। क्या बोल रहे हैं? वो रियम्बर्स करेगा, अभी तक किया नहीं। तो फिर द कंपनी देयरफॉर द क्रेडिट शुड नॉट बी टेकन फॉर पोटेंशियल गवर्नमेंट रिसिट। यानी क्या? कि सिर्फ बोल रहा है कि गवर्नमेंट देगा करके, अभी तक बोला है सिर्फ, अभी तक मिला है क्या? नहीं, जब मिलेगा तब मैं बुक्स में रिकग्नाइज करूंगा। राइट। समझा यह चीज? कोई डाउट? नो सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। सिंपल क्वेश्चन है। समझ रहा है ना जो सॉल्व कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं? यस सर।
डन सर। डन। चलो, पहले ये यस। नोट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन में आते हैं, गवर्नमेंट वाला पार्ट। Any compensation from government will be recognized. It is receivable in the given case. The potential। ठीक है। चलो, on 1st Jan year 1, entity Q purchased a machine costing 2 lakh 40। तो ईयर वन में मशीनरी परचेज किया 2 लाख 40 का, विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years एंड एन एस्टिमेटेड जीरो रेसिडुअल वैल्यू। नहीं समझा सर। यहाँ पे क्या है, 2 लाख 40 का ये क्या मशीनरी परचेज किया, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है इसका 20 साल, और इसका रेसिडुअल वैल्यू है जीरो। डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। क्या करते हैं यहाँ पे, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस कंप्यूट करते हैं। असेट हैज बीन रिवैल्यूड ऑन 1st Jan ईयर 3 टू रुपीज 2 लाख 50। यानी क्या, देखो फर्स्ट ईयर में 2 लाख 40 का कॉस्ट का लिया था, फिर उसके बाद इसका यूजफुल लाइफ है 20, कंप्यूट करेंगे 2 साल का डेप्रिसिएशन, कंप्यूट करने के बाद ईयर 3 में आएंगे कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट आने के बाद इसको रीवैल्यू किया 2 लाख 50 में, यानी यहाँ पे रिवैल्यूशन सरप्लस है। बट विथ नो चेंज इन यूजफुल लाइफ एट दैट डेट, कोई भी चेंज नहीं है। ऑन 1st Jan X ईयर 4 एन इम्पेयरमेंट रिव्यू showed a machine's recoverable amount of rupees 1 lakh and it is estimated remaining useful life is 10 years। यानी क्या, कि ईयर 4 में दो चीज हो रहा है। ईयर 4 में एक इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं जहां पे रिकवरेबल अमाउंट 10 years का बता रहे हैं, और यहाँ पे मेरा यूजफुल लाइफ है वो भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे रिवाइज होके 10 years। द कैरिंग अमाउंट क्या कैलकुलेट क्या करना है, कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन एज ऑन 31st March ईयर 2 एंड द रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ऑन 1st Jan ईयर 3। ठीक है, 2 का और 3 का निकालना है मुझे। कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी machine on 31st December year 3 immediately before the impairment। ओके, और impairment loss को recognize करना है as on 31st March year 4 and its treatment thereon, depreciation on year 4। ठीक है, कैलकुलेट कर पाओगे क्या। During the course of utilization of machine, the company did not opt to transfer part of the revaluation surplus to its retained earnings। ठीक है, ये लास्ट वाले देखते हैं, पहले ये समझ लो, ये कंप्यूट कर पाओगे क्या। कॉस्ट दिया है, फिर उसके बाद उसके यूजफुल लाइफ दिया है, डिप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ, ठीक है। कर पाओगे क्या बताओ, टाइम दे दूं करने, यस। या फिर सॉल्व करे डायरेक्ट, बोलो। कर सकते हैं। चलो 5 मिनट ले लो और रफ में बताओ मुझे कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। बस मुझे इम्पेयरमेंट लॉस निकल के बता दो, उसको कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट करूंगा और पीएनएल में कितना एडजस्ट करूंगा वो बता दो बस। स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर। यस। बता दो।
people who are watching on YouTube, please do subscribe the channel. एंड हमारा क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल 1 भी रेडी है। आज मैं ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम में भी और उसके बाद यहाँ पे भी। कहाँ पे? व्हाट्सएप ग्रुप में। प्लस ओल्ड टेलीग्राम चैनल जो है वो डिलीट हुआ है, न्यू टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, जो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। डन, आ गया आंसर। 1 minute। 136,112। 1 1 इज क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस। ओके, और रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना यस। आया? रिवैल्यूएशन सरप्लस आया 2,34,000। 34,000। ओके, ठीक है, सही है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करें या होमवर्क में दे दो? बताओ। सॉल्व करें आ अभी? गया है आंसर तो। आ गया ना? ले लो होमवर्क में फिर। हम्म। सिंपल क्वेश्चन है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरा कंसेप्ट की ओर। हम्म, दिस वॉज अबाउट माई इंडिविजुअल असेट का इम्पेयरमेंट। इंडिविजुअल असेट का इम्पेयरमेंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल असेट यानी क्या? सर, कोई भी एक सिंगल असेट है, वो सिंगल असेट मेरे बिजनेस में यूज कर रहा हूँ और उसका इंडिपेंडेंट कैश फ्लो है। क्या है? इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, यानी वो पर्टिकुलर मशीनरी उसका खुद का कैश फ्लो वो जनरेट कर सकता है और उसको आज के मार्केट में मैं सेल ऑफ कर सकता हूँ। राइट, आज के मार्केट में क्या है, उसको सेल ऑफ कर सकता हूँ। ये मेरा इंडिविजुअल असेट है। अब जब ये इंडिविजुअल असेट का रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, तो उस केस में मेरा इंपेयरमेंट लॉस आता है। राइट, तो फिर हमने बेसिक टर्म सारे समझ ले कि इम्पेयरमेंट लॉस कैसे करना है।
उसके बाद एक और चीज देखा था, ये जो चीज है ये कॉमन है। इन केस मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट करता है तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व जो भी है वो पहले इंपेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से अब मैं एडजस्ट करूंगा, बाकी का जो है पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। ये देख लिया, ठीक है। देन रिवर्सल भी देख लिया। रिवर्सल कैसे करेंगे सर? रिवर्सल ऐसे करेंगे, हम देखेंगे अभी एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट कितना है, अभी एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट देख लेंगे, फिर उसके बाद जो भी इम्पेयरमेंट लॉस ना होता तो, इम्पेयरमेंट लॉस इफ देर वोंट हैव बीन एनी इम्पेयरमेंट लॉस, तो फिर उस केस में कितना मेरा कैरिंग अमाउंट होता वो ले लेता, और इन दोनों का जो डिफरेंस है कैरिंग अमाउंट माइनस जो मेरा जो अभी ओरिजिनल कैलकुलेट किया, इन दोनों का डिफरेंस मेरा इम्पेयरमेंट मैक्सिमम रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद एक्सटर्नल इंटरनल इंडिकेशन देख लिया था। देन वैल्यू इन यूज कैसे कंप्यूट करना है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल कैसे कंप्यूट करना है ये देख लिया था। अब आगे बढ़ेंगे सर। आगे क्या करेंगे? समझो मेरे बिजनेस में ये है मशीन, एक मशीन है, बिल्डिंग नहीं है, ये मशीन है, ठीक है। क्या हुआ? हम्म, ये सेकेंड मशीन है, ठीक है। मशीन ए एंड मशीन बी, फुल मशीन ए एंड मशीन बी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीन ए का जो आउटपुट है, मशीन ए का जो आउटपुट है वो मशीन बी में यूज करते हैं हम फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। किसके लिए? फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, राइट। और उसके बाद मशीन बी जो है ना वो ए के अलावा कुछ नहीं कर सकता। यानी क्या? मशीन ए होगा तो मशीन बी है, मशीन बी हो और मशीन बी होगा तो मशीन ए है। मशीन ए का जो आउटपुट है इसका एक्टिव मार्केट में बेच नहीं सकते, देर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर दिस। एक्टिव मार्केट भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यानी क्या, मशीन बी ए का जो आउटपुट है वो मशीन बी के लिए इनपुट है, ठीक है। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट होगा। और इन केस अगर मुझे सेल ऑफ करना है मशीनरी को, यानी क्या, मशीनरी को सेल ऑफ करना है तो दोनों को साथ में बेचना पड़ेगा। हम दोनों साथ ही साथ में बेचना पड़ेगा। यानी क्लब्ड मशीन ए के साथ मशीन बी दोनों भी सेल ऑफ करना पड़ेगा। एक मशीनरी को मैं इंडिविजुअली सेल नहीं कर सकता हूँ। क्या नहीं कर सकता हूँ सर? एक मशीनरी को इंडिविजुअली सेल नहीं कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे बताओ, क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैश फ्लोस है क्या दोनों का? यानी एक सिंगल असेट नो। उसका खुद का कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों मिला के, ये दो असेट जो है, ये दोनों असेट को मिला के हम एक कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट, इसको बोलते हैं हम स्मॉलेस्ट कैश जनरेटिंग यूनिट। इसको बोलते हैं हम स्मॉलेस्ट कैश जनरेटिंग यूनिट। जब कोई भी एक सिंगल असेट उसका खुद का कैश फ्लोज इंडिपेंडेंटली जनरेट नहीं कर सकता है एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग अदर, दूसरा असेट के ऊपर ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, डिपेंड हो रहा है। और अपन एक क्लब्ड कैश फ्लोज जनरेट कर सकते हैं, यानी बाय यूजिंग बोथ दी असेट्स हम एक कैश फ्लोज जनरेट कर सकते हैं। तो फिर उस केस में उसको बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। क्या बोलते हैं इसको सर? कैश जनरेटिंग यूनिट। तो बताओ, यहाँ पे इंडिविजुअली तो मैं इंपेयर कर सकता हूँ क्या इसको? इंडिविजुअली नहीं ना, इंडिविजुअली असेट को हम इंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों भी साथ में हम क्या करेंगे, सेल ऑफ करेंगे। तो इस केस में हम इंपेयरमेंट भी जब टेस्ट करेंगे ना, इंपेयरमेंट भी जब टेस्ट करेंगे, इसको हम टेस्ट करेंगे साथ में, ठीक है। साथ में ही इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे और उसके बाद जो भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा उसको इन दो मशीनरी में बांट लेंगे। समझ में आया? एक और एग्जांपल देता सुनो। यस सर। अम ये मेरा एक माइनिंग साइट है, माइनिंग पता है ना, माइनिंग का साइट, ठीक है। और यहाँ पे जो ना, यहाँ पे एक प्राइवेट रेलवे ट्रैक लगा है, प्राइवेट रेलवे ट्रैक। किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग, इधर से उधर करना, इधर से उधर। और एक है यहाँ पे रोड, जो है प्राइवेट रोड, ठीक है। तो अब बताओ, जब मैं माइनिंग करूंगा ही नहीं, यहाँ पे जो है ना, माइनिंग अगर करूंगा ही नहीं तो इसका कोई भी यूज नहीं है, यूज है ही नहीं। तो ये जो असेट है, वेदर दिस प्राइवेट रेलवे ट्रैक और रोड, ये इंडिपेंडेंट असेट है क्या?
बाहर लोगों को अलाउड नहीं है, दिस इज प्राइवेटली स्पेसिफिकली यूज फॉर माइनिंग, राइट। तो फिर ये जो है ना, अगर माइनिंग करता ही नहीं तो ये तो जो रेलवे ट्रैक है और रोड है यूजफुल ही नहीं रहेगा, और इसका इंडिविजुअल कैश फ्लो जनरेट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और माइनिंग के लिए ये दोनों जरूरत है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो फिर इसके लिए ये जो कंप्लीट सेट है ना, ये जो कंप्लीट सेट है इसको बोलते हैं हम कैश फ्लो जनरेट। क्या है? कैश जनरेटिंग, कैश जनरेटिंग यूनिट, ठीक है सर। और ये स्मॉलेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट इन द सेंस सारे एसेट्स को हम तोड़ेंगे, यानी क्या कि इंडिविजुअली देखेंगे, चेक करेंगे कि ये इंडिविजुअली कैश फ्लो जनरेट कर सकता है क्या, यस नो। ये असेट स्पेसिफिकली कोई भी असेट के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, यस नो। अगर ये सारे क्राइटेरिया इंडिविजुअल वाला अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर इंडिविजुअल असेट के इसमें हम इंपेयर करेंगे। अगर नहीं हो रहा है, उसके ऊपर वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहा है, और क्लब्ड में, यानी जैसे यहाँ पे ना रेलवे ट्रैक और रोड माइनिंग सबका एक ही कैश फ्लो जनरेट होता है, तो फिर उस केस में उसको इंक्लूड करेंगे हम कैश फ्लो में, कैश जनरेटिंग यूनिट्स में, कैश फ्लो नहीं, कैश जनरेटिंग यूनिट्स में। समझा ये चीज? समझ गया। अब इसका इम्पेयरमेंट जो है ना सर, इम्पेयरमेंट मैं इंडिविजुअल असेट का टेस्ट नहीं करूंगा, ये एज अ होल, एज अ होल मुझे इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करना है बताता हूँ, कैसे कंप्यूटेशन करना है क्या है, बस इतना समझ लो। कैश जनरेटिंग यूनिट क्या है? जब दो असेट या कोई भी असेट्स एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट में क्या है, और उनका जो है ना कैश फ्लोज जनरेट हो रहा है एज अ होल, तो उस केस में उसका इम्पेयरमेंट भी जो है ना एज अ होल होगा, इसको बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। समझ में आया? कुछ डाउट है तो पूछो। समझ। पक्का? यस समझ। मीनिंग क्या है? द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल असेट cannot be calculated because the cash flows are generated by इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ असेट, यानी कैश फ्लो सारे जो है ना इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ असेट जो है ना, असेट्स सारे एक असेट्स वो जनरेट कर रहे हैं। देन वी शुड कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सच ग्रुप इन टोटल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल कैश फ्लो, ठीक है। इसका कंप्यूटेशन हम देखेंगे, 2 मिनट का ये बचा है, अभी तक जो भी पढ़े उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब इसका इम्पेयरमेंट कैसे करेंगे ना, हमारा इम्पेयरमेंट जो प्रोसेस है वो सेम है क्या। मेरा कैरिंग अमाउंट देख लूंगा इसका, फिर उसके बाद इसका रिकवरेबल अमाउंट देखूंगा। अब रिकवरेबल अमाउंट कहाँ से आएगा सर? रिकवरेबल अमाउंट आएगा वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, राइट। और उसके बाद अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है मेरा रिकवरेबल अमाउंट से, तो फिर उस केस में क्या करूंगा, इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज कर लूंगा। सिंपल। इसका एग्जांपल देखते हैं। कितना टाइम हो रहा है? ओके, एक और सेशन किए क्या करे क्या, क्योंकि 1 ही मिनट बचा है। ओके। बस यहाँ तक कोई भी डाउट है तो मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे।